Hello everyone, we will start this chapter 6 today, how forces affect motion. मैंने already important things highlight कर दिए हैं आपके NCERT PDF में. तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, do all motion require a cause? What causes changes in the motion of the object? कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन लेकर आना है तो आपको क्या एक्सटर्नल कॉज चाहिए? वी नीड फोर्स, राइट? ये क्लास 7-8 में आप पढ़ के आए हो. वी नीड फोर्स. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल कॉज है विच ब्रिंग्स motion, which brings changes in the motion. What are the effects of the force? It can bring a moving body at rest. It can move a stationary body. It can change the speed of the body. It can change the direction of the moving body and can even change the shape of the body. ठीक है, आप 8th में ये भी पढ़ के आए हैं. Only balanced forces बैलेंस्ड फोर्सेस कैन ब्रिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी. बाकी सबके लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होता है. अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी या फिर स्पीड चेंज कर सकती है. ठीक है, चलिए फिर आते हैं. फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ऐसा यूनिट उसका न्यूटन है जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. लेकिन जब आप न्यूटन लिखते हो तो स्मॉल एन से स्टार्ट करना होता है, बट शॉर्ट में लिखते हो तो कैपिटल एन लिखना होता है. ठीक है, नाउ इफ ईदर द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी चेंजेस, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस. या तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कर दो या दोनों चेंज कर दो तो इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये 8th-7th तक आप पढ़ चुके हैं. अच्छा, 8th की क्यूरोसिटी में आपको चैप्टर 5 में वेट के बारे में बताया गया था. वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग एनी बॉडी. अर्थ हर बॉडी को कुछ फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है जिसको हम बोलते हैं वेट. सो वेट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है. ठीक है, इस फोर्स से अर्थ बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रही है और इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने mg. ठीक है, वेट इज mg, ये फॉर्मूला हमने किया है. अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर दिस वेट ऑफ द बॉडी. अब स्प्रिंग बैलेंस आप वेट मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हो या इन जनरल कोई भी फोर्स निकालने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जा सकता है. चलिए, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने फोटो दिखाया हुआ है. ये स्प्रिंग बैलेंस है. ये स्टोन का वेट का वैल्यू ये दे देगा. यहाँ पे 2 स्केल्स लगे होते हैं, एक आपका ग्राम में भी है, देखो ये आपका न्यूटन में है. तो यहाँ से ये मास की वैल्यू भी दे देगा आपको और यहाँ से ये वेट का वैल्यू भी दे देगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज यूनिट्स कुछ बताए हुए हैं. स्मॉलेस्ट फोर्सेस विच वी कैन डायरेक्टली फील आर ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ न्यूटन. जैसे एक लाइट टच आपने किसी को किया तो कितना फोर्स एक्सर्ट किया आपने? 10⁻³ न्यूटन. इट इज वेरी स्मॉल फोर्स. ऑक्टो न्यूटन हो गया 10⁻24 न्यूटन. जस्ट रिमेंबर दिस. आ सकता है मिली होता है 10⁻3, ऑक्टो होता है 10⁻24. ठीक है, फिर आते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब नेट फोर्स जीरो है. नेट फोर्स जीरो है. अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गया जब नेट फोर्स नॉट जीरो. एग्जाम्पल क्या हुआ बैलेंस्ड फोर्सेस का? जैसे मैंने एक बॉक्स के ऊपर यहाँ से 15 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से भी 15 न्यूटन फोर्स लगाया. नेट फोर्स जीरो है. बॉडी विल नॉट मूव. यस, देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी. तो वो हो गया बैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्स होता है जैसे मैंने यहाँ से 15 न्यूटन फोर्स लगाया, आपने यहाँ से 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स है 12 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन. ये अनबैलेंस्ड फोर्स है. ये समझने से पहले चलो ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं. तो आपको ये फोर्सेस दिए हुए हैं 10 and 6. अनबैलेंस्ड ऐड होकर टोटल 16 न्यूटन हो जाएगा टूवर्ड्स द राइट साइड. ये ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. नेट फोर्स हो जाएगा 4 न्यूटन टूवर्ड्स राइट साइड. ये सब 7th-8th में बच्चे कर लेते हैं. अच्छा, इधर भी डिफरेंस हो जाएगा 4 न्यूटन, लेकिन बॉडी मूव करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ये सब एग्जाम्पल्स थे अनबैलेंस्ड फोर्सेस के, तभी बॉडी मूव कर रही है. अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड होते, सपोज यहाँ पे भी 10 न्यूटन होता, तो आप बोलते कि बॉडी विल नॉट मूव, फोर्स जीरो है. ठीक है, तो बस यही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक बॉक्स हमने रखा है सरफेस पे, एक बॉक्स मैंने यहाँ सरफेस पे रखा है, ये बॉक्स रेस्ट पे है. रेस्ट पे है तो इसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. तो बैलेंस फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं? एक तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वेट.
है ना। और एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, जो आप अभी आगे पढ़ने वाले, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। एक एक्ट कर रहा है, आपने सपोज फोर्स अप्लाई किया पर बॉडी मूव नहीं कर रही, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने, योर अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंसिंग ईच अदर, एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट आर बैलेंसिंग ईच अदर। नॉर्मल रिएक्शन पे अभी फिर से बात करेंगे हम। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अ बॉल फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड एंड बायएंट फोर्स, अब थ्रस्ट होता है, इट इट एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वाटर इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये गेम ऑफ टग ऑफ वॉर है, इसमें अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है तो मूवमेंट नहीं होगा। द टू फोर्सेस इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, और कोई भी टीम, हम कहेंगे, नहीं जीता है ना दोनों तरफ, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस थे। अगर फोर्स यहाँ ज्यादा हो गया तो नेट फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एंड सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो आगे कंक्लूजन ये कि अगर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है, forces are not balanced, then net force acts on the object, obviously then net force is there, net force is not zero, yes। तो बस वो वही सेम स्टोरी आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड में देखते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि हमने जो अभी तक क्वेश्चन करे ना उसमें फोर्सेस पैरेलल एक्ट करते हैं या ऑपोजिट एक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल फोर्सेस हैं, यहाँ एंटी पैरेलल या ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ हमने फोर्सेस को 10 + 6 16 न्यूटन कह दिया है। पर ऐसे फोर्सेस भी हो सकते हैं जब वो किसी एंगल पे एक्ट करेंगे। सपोज मैं बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन ऐसे लगाती, तो क्या मैं 16 न्यूटन कह सकती हूँ? नहीं कह सकती हूँ। देन देयर डिफरेंट रूल्स। फिर वहाँ आप वेक्टर एडिशन करोगे, वेक्टर्स के रूल्स होते हैं एडिशन के। अगर कोई एंगल है, ये आप क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ते हो, अगर मैंने फोर्सेस सपोज ऐसे कोई एंगल पे लगा दिया, ये 6 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, सपोज 30 डिग्री एंगल है, देन व्हाट इज द नेट फोर्स? देन यू कैन नॉट सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। फिर आपके डिफरेंट लॉज आते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिर एक चीज और इसने इंट्रोड्यूस किया है जो आप फिर क्लास 11 में ही पढ़ते थे, थोड़ा 9th में इन्होंने डाल दिया है, कपल के बारे में। कपल क्या है? ये कह रहा है कि ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टू दी टू एंड्स ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विच मेक द ऑब्जेक्ट रोटेट। आप इमेजिन करो, मैंने आपको एक रॉड दिया, ठीक है, रॉड को यहाँ से फोर्स लगा रहे हो आप और मैं उसको ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, दोनों इक्वल फोर्सेस लगाना है, तो क्या होगा? रॉड जो है वो रोटेट हो जाएगा। आप कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लो, कोई एक डंडा ले लो, रॉड स्टिक ले लो, उसको एक फोर्स ऐसे लगाओ, एक फोर्स ऐसे लगाओ, तो ये जो रॉड है ना, इट विल रोटेट, ठीक है, प्रोवाइडेड ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। तो ऐसे दो फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल। ये मैंने लिखा हुआ है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन दे फॉर्म अ कपल। और यही कपल जो है वो रोटेशन लाता है। डोर मूव करता है, डोर रोटेट करता है, ऐसे डोर के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? कपल। ये डिटेल पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ जितना एनसीईआरटी में दिया है मैं उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, 11th में डिटेल में आता है अगर आप फिजिक्स लेते हैं तो कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसका मीनिंग क्या है? सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है जैसे ये बॉक्स के ऊपर ये 10 न्यूटन यहाँ, 10 न्यूटन यहाँ, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। फोर्स हम बोलेंगे जीरो है, कोई मोशन नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो हो गया। पर यहाँ पे एक फोर्स 10 न्यूटन ऐसे और 10 न्यूटन ऐसे लगा रहे हैं अगर हम इस डायरेक्शन में, अब नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन इफेक्ट होगा रोटेशन। ऐसे फोर्सेस को हम कपल बोलते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, दे फॉर्म कपल, एंड कपल प्रोड्यूस रोटेशन। ये आप डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो? ये बाइसिकल, एक सेकेंड जस्ट इरेज कर दूं मैं इसको। तो ये साइकिल में आप देख रहे हैं, यू आर अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन द हैंडल टू स्टीयर इट, उसको मूव करने के लिए। स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, उसमें भी आप कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है आप उस पर भी कपल अप्लाई करते हो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हो। और एग्जाम्पल दिया हुआ है हैंडल बार, ये हैंडल बार हो गया। टैप, टैप कैसे होती है? टैप ऐसे होती है ना, ये टैप है, तो आप उसको कैसे खोलते हो? ऐसे घुमा के खोलते हैं उसको, राइट। तो ये एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ठीक है। कार रेंच ऐसा कुछ होता है, वो नट खोलने के लिए होता है, आप देखना
पिक्चर उसका कैसा होता है, गूगल पे डाल के देखो रेंच कैसे होता है, उसको नट ओपन करने के लिए होता है, तो उसको भी ऐसे मूव किया जाता है, एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और वो नट ओपन हो जाता है। वो क्या है, वो कपल आप एग्जर्ट कर रहे हो, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एग्जाम्पल ऑफ कपल वेयर रोटेशन इज हैपनिंग। चलिए पॉज एंड पॉन्डर पे लास्ट में आते हैं, पहले आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ओपोज करता है मोशन को, इम्पेंडिंग मोशन को ओपोज कर रहा है। जो जहां भी सपोज मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टू ओपोज द मोशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि कभी कभी क्या होता है, हम फोर्स लगा रहे हैं पर बॉडी मूव नहीं कर रही है, ऐसा क्यों है? वाई बॉडी इज नॉट मूविंग? बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है ना, वो ग्रेटर है आपके फोर्स से, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे ग्रेटर है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये भी 11th में आता है, तो मैं भी जस्ट एग्जांपल देती हूँ। सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 न्यूटन हो सकता है और आप 3 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। आपको 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू मूव द बॉडी। बस ये यही लिखा हुआ है। सो इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arising between the bottom surface and the floor, which is acting opposite to the direction, and box will start moving when the force applied by you is of larger magnitude than the force of friction, ठीक है। तो वही सेम थिंग्स लिखी हुई हैं। अच्छा नोट क्या है, मल्टीपल फोर्सेस में एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बट इट्स मोशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नेट फोर्स। क्या मीनिंग है कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोशन नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। जो ऑब्वियस है, मैं इस बॉक्स के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगा देती हूँ बट मोशन तो उसके नेट फोर्स पर डिपेंड करेगा ना, नेट फोर्स 0 है या कुछ वैल्यू है भी या नहीं है, राइट साइड पर ज़्यादा है या लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट उसमें। अब वही सेम मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। अब ये एक बॉक्स है जो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इसके ऊपर। कौन से बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? ये मैंने अप्लाई करा फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन है। सपोज सरफेस ऐसा है, इंक्लाइंड प्लेन है और ये बॉक्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये हो गया वेट, वेट ऑफ द बॉडी या फिर बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कोई बॉक्स, ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी, ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये और कह रहा है कि एयर भी है बॉक्स के अराउंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस देती है, लेकिन एयर का रेजिस्टेंस हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। अब आगे क्या वो कह रहा है, अब इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है तो मैं आपको मेन कहानी बताती हूँ है क्या। पहले उसने पूछा कि अगर हम पेडलिंग स्टॉप, साइकिल चला रहे हो आप और आपने पेडलिंग स्टॉप कर दी है तो बाइसिकल स्टॉप कर जाएगी अपने आप थोड़ी देर के बाद। आपने बॉल को पुश किया, बॉल मूव कर रही है, इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। ऐसा क्यों हुआ? कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा इसका मतलब। क्योंकि कोई भी, हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि कोई भी चेंज लाने के लिए आपको फोर्स देना पड़ेगा। टू ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन यू नीड टू गिव सम फोर्स। तो कुछ तो एक्ट कर रहा होगा ना जो बॉल अपने आप रुक गई। क्या आंसर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अगेंस्ट मोशन विच ब्रिंग्स द बॉडी टू द रेस्ट, ठीक है। फिर ये भी ओके कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। जैसे स्मूथ फ्लोर है, टाइल्स वाला है, तो उस पर फ्रिक्शन कम होगा, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ मेन क्या है। इसने 4-5 सर्फेसेस लिए, वुडन टेबल टॉप लिया, सीमेंटेड फ्लोर लिया, लेमिनेटेड टेबल टॉप लिया, पॉलिश्ड मार्बल टाइल फ्लोर लिया, 4-5 सर्फेसेस लिए और वो सब पे ऑब्जेक्ट्स को मूव करके देखा। तो आप वैसे खुद सोचो, मैंने सबके ऊपर बॉल को मूव करने की कोशिश की, टेनिस बॉल ले लिया या छोटा सा कुछ भी, एनी ऑब्जेक्ट, कॉइन ले लिया, तो कॉइन सबसे लॉन्गर डिस्टेंस किस पे चलेगा? कॉइन सबसे लार्जर डिस्टेंस चलेगा जो सबसे स्मूथ सरफेस है,
है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, और जितना ज़्यादा सीमेंटेड फ्लोर होगा, रफ फ्लोर होगा, वहाँ पे कॉइन कम से कम डिस्टेंस चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। बस तो वही है, डिफरेंट सर्फेसेज exert different amount of force of friction and smoother surfaces exert less force of friction, allowing the object to maintain their velocity longer and travel longer distance. velocity वो लंबे समय तक रहेगी और ऑब्जेक्ट लंबे समय तक ग्रेटर डिस्टेंस तक चल पाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस बात है ना, आप वैसे भी घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो। तो वो ये पूरी स्टोरी है। तो कह रहे क्या कंक्लूजन रहा आपका? कंक्लूजन ये है कि स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, ओके, एंड विल मेंटेन इट्स वेलोसिटी फॉर लॉन्गर टाइम, जल्दी रेस्ट पे नहीं आएगा मतलब। ठीक है, फिर ये एक और एक्टिविटी इसने किया, इसने एक बॉक्स लिया, ब्लॉक लिया है, वुडन ब्लॉक, और उसको स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर दिया। स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या था, हमने पढ़ा था अभी फर्स्ट स्लाइड में कि वो वेट मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है। तो मैंने स्प्रिंग बैलेंस से जब इसको खींच रही हूँ, स्प्रिंग बैलेंस एक रीडिंग देगा, फोर्स की रीडिंग। वो कौन सा फोर्स होगा? पहला तो क्वेश्चन ये, वो कौन सा फोर्स होगा कि फोर्स ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर कितना रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ एक्ट कर रहा होगा इसके ऊपर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना तो आपको वैल्यू देना ही पड़ेगा, और कुछ आप एक्स्ट्रा भी दोगे, तो F प्लस एफ आर इतनी वैल्यू ये देगा, है ना। आप ब्लॉक को खींच रहे हो, सो द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब इसने आगे क्वेश्चन पूछा कि सपोज velocity of block is now neither increasing nor decreasing. What can you say about the net force acting on the block? अब इसने बोला कि velocity ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, यानी कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब ये टर्म्स आई होप आपको पता है, मोशन चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। नहीं आता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, पहले ये समझना पड़ेगा। चैप्टर 1 नहीं आता, चैप्टर 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यूमेरिकल कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप नेट फोर्स के बारे में क्या कह सकते हो? नेट फोर्स इज जीरो। रिलेशन क्या है, अभी हम वही डिराइव करना चाह रहे हैं। आगे हम वही बताएंगे कि फोर्स जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, F इज M में। ये अभी मैं वही डेरिवेशन पे जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो नेट फोर्स जीरो होगा, इतनी सी स्टोरी है अभी। तो फिर आगे उसने बोला कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या दे रहा है, इट इज गिविंग अस द अप्रोक्सीमेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जितना कम रीडिंग है इसका मतलब उतना स्मॉलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उतना मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है उसको मूव कराने के लिए। और जितना ज़्यादा रीडिंग मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। Now we conclude that when force of friction is smaller, velocity decreases more slowly. Velocity लंबे समय तक रहती है and travels a larger distance before coming to rest. वही सेम अभी जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया। अच्छा, तो आगे उसने बस एक क्वेश्चन और डाल दिया कि मान लो मैं ऐसा एक सरफेस ले लूं जिसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाए। वैसे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, हाँ रिड्यूस हो जाता है। चलो मान लिया कि मैंने एक ऐसा सरफेस लिया जिसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज होगी? जो हमने कॉइन डाला था वो कॉइन धीरे 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 वेलोसिटी कम होते होते वो रुक गया, बाद में स्टॉप कर गया। तो अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जीरो ले लूं तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होगी? नो, वेलोसिटी विल नॉट डिक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कराने के लिए मुझे एक रिटार्डिंग फोर्स चाहिए ना, मुझे एक ऐसा फोर्स चाहिए जो जो उसको स्टॉप करवा सके, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है विल द ऑब्जेक्ट एवर कम टू रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर? क्या कभी रेस्ट पे आएगा वो कॉइन, या मूव करता रहेगा? इट विल कीप मूविंग। सो नो, object will never come to rest, it will continue to move with uniform velocity, which demonstrates Newton's first law, sorry ये first law लिखना था, which demonstrates Newton's first law। ठीक है, यही हम पढ़ने वाले हैं। न्यूटन ने यही बताया, पहले एक्चुअली गैलीलियो ने ये वाली बात बोली थी, फिर न्यूटन ने भी बोला। हम जानते न्यूटन के नेम से। न्यूटन ने भी यही बोला कि अगर हमें कोई चेंज लाना है तो मुझे उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एक और फोर्स डालना पड़ेगा। अगर नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन बॉडी विल कीप मूविंग विद द सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आते हैं इस पर दोबारा से।
तो चलिए, गैलीलियो ने क्या, वही सेम क्वेश्चन, बट वाज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो है, जो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, इसी से रिलेट कर रहे हैं ये, कि अगर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ये वही सेम थिंग बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो क्या फोर्स चाहिए? नो, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, एफ इज जीरो। सेम थिंग रिपीटेड। फिर गैलीलियो ने बोला, ये वाली चीज अब दोबारा यहाँ पे ये रिपीट हो गई, जो अभी यहाँ बात की है मैं वही सेम बात यहाँ कर रही हूँ। गैलीलियो ने बोला कि इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी मूव कर रही है, एंड ऑल इम्पेडिमेंट्स ऑफ इट्स मोशन आर रिमूव्ड, उसके इम्पेडिमेंट्स मतलब जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी उसको रोकना चाह रहे हैं, फोर्सेस, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, सब रिमूव कर दूं, तो बॉडी विल मूव इंडेफिनेटली। यही तो अभी बोला कि बॉडी विल मूव इंडेफिनेटली अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा दिया जाए। सेम थिंग। तो अब न्यूटन ने अपना लॉ दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उससे पहले उसने इनर्शिया वर्ड का यूज किया। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसने बोला इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है बॉडी की, कि कोई भी बॉडी अपना मोशन को रेजिस्ट नहीं करना चाहती। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, बॉडी मोशन में है तो मोशन पे रहना चाहती है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में रहना चाहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती। टेंडेंसी टू रेजिस्ट, ठीक है। और इनर्शिया वैसे काफ़ी डिटेल में, पहले वाली एनसीईआरटी में डिटेल्ड में था, तो अभी इतना है नहीं, अभी आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। तो बस इतना कि इनर्शिया टेंडेंसी टू रेजिस्ट, कोई भी चेंज को रेजिस्ट। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना है मुझे, मैं मूव नहीं करना चाहती हूँ, मूवमेंट में हूँ तो मूवमेंट ही रहेगा, मैं रेस्ट पे नहीं आना चाहती हूँ। ये है इनर्शिया, है ना। हर बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज को, वो उसका कहना था। अब उसने यही आइडिया यूज करा टू फ्रेम हिज लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेटमेंट? एज इट इज लर्न करना है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा, कंटिन्यूज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, अब ये टर्म मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है स्ट्रेट लाइन भी हो और स्पीड भी सेम हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड भी हो। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट ना करे, अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो बॉडी जैसे है वैसे मूव करती रहेगी। यही बात यहाँ पे बोली, यही बात हमने यहाँ बोली, ठीक है। विल ऑब्जेक्ट एवर कम टू रेस्ट? नो, क्योंकि फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने भी तो यही कहा कि अगर फोर्स नहीं है तो जैसा है वैसे रहेगा। ओके, ठीक है, चलो, तो ये सेम थिंग्स ही हैं। ये चैप्टर 1 की पॉइंट लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल जल्दी से पढ़ लेते हैं। पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन मूविंग बॉक्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये एक बॉक्स है, ये पर्सन ने फोर्स एक्सर्ट किया विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स अप्लाई किया है। अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दो। बैलेंस्ड फोर्सेज है, एफ जीरो है, तो बॉडी जैसा है वैसे रहेगा। पहले बॉडी कैसे मूव कर रहा था? विल द इट इज मूविंग, it is moving, yes. Will the box continue to move? Yes, it will continue to move with constant velocity. It will not come to rest क्योंकि balanced forces are acting on the body. अच्छा, फिर कह रहा है कि पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। अब जिसके ऊपर एफ जीरो है, जिसके ऊपर एफ जीरो है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये दोबारा हम इस पे आएंगे वैसे, क्यों एक्सेलरेशन जीरो, फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ में फिर इस पॉइंट पे आएंगे। तो एफ जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या तो, या बॉडी रेस्ट पे होगी। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी तो ये बोला कि अगर फोर्स नहीं है, फोर्स इज जीरो, तो बॉडी या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगी। तो इन्हीं दोनों के ग्राफ बना दो। रेस्ट का ग्राफ कैसे होता है? रेस्ट का ग्राफ इन्होंने बनाया नहीं क्या? अच्छा, बना रखा है, ये रहा, वही ये रहा, ये रेस्ट पे, ये ऐसे भी बना सकते थे, ये भी रेस्ट का ही है। और वेलोसिटी को जीरो दिखा दो, ये रहा, ये रेस्ट का ग्राफ है। दिस इज ऑल्सो रेस्ट, दिस इज ऑल्सो रेस्ट,
ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर ये ग्राफ्स क्लियर नहीं है देन यू हैव टू गो बैक टू मोशन चैप्टर। चलिए, अब ये अभी करें या बाद बाद में करते हैं ये वाले, पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं। ओके, नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ये सेम थिंग बोला हुआ है, मैं फिर रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब कह रहा है ये न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, चलो मैं इसमें भी बताती हूँ मेन स्टोरी है क्या। ये एक्सपेरिमेंट ने इसमें क्या किया, इसने देखा कि ऑब्जेक्ट को सेम रखा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, उसका मास मतलब फिक्स रखा, m सेम रखा। अब उसको एक बार उसको ग्रेटर फोर्स दिया तो देखा वो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एक बार उसको कम फोर्स धक्का दिया स्मॉल फोर्स से तो उसकी एक्सेलरेशन कम रही, जो ऑब्वियस बात है ना। फॉर द सेम ऑब्जेक्ट अ लार्जर फोर्स प्रोड्यूसेस लार्जर एक्सेलरेशन और अ स्मॉलर फोर्स प्रोड्यूसेस स्मॉलर एक्सेलरेशन। जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो, एक बॉल है, एक बॉल को ज़्यादा तेज किक करो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा। उसी सेम बॉल को स्मॉल फोर्स से किक करो तो वो स्मॉलर एक्सेलरेशन गेन करेगी। तो ये एक्टिविटी से वही सेम थिंग बता रहा है, तो मैं आपको जस्ट दे रही हूँ है क्या। तो उसने बोला m सेम है ना, अगर मास सेम है, बॉल को मैंने सेम रखा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स बढ़ाया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, पहला पॉइंट उसका ये था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अब उसने क्या किया, a को सेम रख दिया, एक्सेलरेशन को सेम रख दिया, ठीक है, और मासेस डिफरेंट लिए, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्या मीनिंग है, मैं चाहती हूं कि एक्सेलरेशन सेम हो। एक्सेलरेशन तो आप समझते हो ना, अगेन मैं फिर वही मोशन चैप्टर की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब मैं चाहती हूँ एक्सेलरेशन सेम हो, वेलोसिटी का चेंज सेम आए। तो जितना ज़्यादा हैवी बॉडी होगा मुझे उसमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। टेनिस बॉल में एक्सेलरेशन करानी और एक क्रिकेट बॉल में करानी, क्रिकेट बॉल हैवी होती है तो क्रिकेट बॉल हैवी है तो उसमें मुझे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो ए सेम है तो फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड आई होप आप ये टर्म समझते हो, डायरेक्टली इनवर्सली, इनका मीनिंग तो समझते हो ना, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है। तो क्लब कर दूं अगर मैं इन पॉइंट्स को, तो उसने बोला इफ m इज कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। भाई m कांस्टेंट ले लो, सेम ही क्रिकेट बॉल में मुझे एक्सेलरेशन ज्यादा करना तो ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। एंड इफ if a is constant then f is directly proportional to mass। भाई टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल को कंपेयर करें तो क्रिकेट बॉल में मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ग्रेटर है। दोनों को कंबाइन कर दो, यू कैन से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। टू रिमूव साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आई इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट एंड दिस के इज 1। सो एफ इज एम ए, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज एम ए। ये दो मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, एक और फॉर्म अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। मैंने फोर्स अप्लाई करा, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगी। दिस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये वही सेम थिंग है, एफ इज एम है ना, तो आप ए को एफ बाई एम भी तो लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मास को कांस्टेंट रख दो, सेम क्रिकेट बॉल ले लो, ए और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर वो कह रहा है कि ए और एफ इनवर्स, ए और एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ को कांस्टेंट रख दिया, मैं सेम फोर्स अप्लाई करूंगी टेनिस बॉल पे भी क्रिकेट बॉल पे भी। कौन सा बॉल ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, टेनिस जिसका मास कम है ना। तो वो ये कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम इफ एफ इज कांस्टेंट। यस, एफ कांस्टेंट मतलब मैंने क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया। क्रिकेट बॉल के पास एक्सीलरेशन कम आएगी, क्यों, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ग्रेटर है, जिसका मास ग्रेटर उसकी एक्सीलरेशन कम, ठीक है। तो वो सेम थिंग है, तो यहां से आगे एफ इज एम ए, एफ इज एम ए, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, इसी को वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, यहां से फोर्स का यूनिट डिफाइन करेंगे हम, एफ इज एम ए, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी एंड एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो मैं कह सकती हूँ 1 न्यूटन इज 1 kg इंटू 1 मीटर,
पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, 1 न्यूटन वो फोर्स है, इट इज दैट फोर्स that produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg। 1 kg के मास पे अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया। Now under the influence of gravitational force object falls towards the earth। मैंने ये बिल्डिंग के टॉप से बॉल को ड्रॉप किया। अब ये भी मोशन रैप्टर से लिंक्ड है, तो मोशन रैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा तुमको। मैंने बॉल को ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0 थी, हर 1 सेकेंड में स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती है, 10 फिर 20 फिर 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाइट कितना है, हर 10 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्री फॉल the velocity of the object increases by equal amounts। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जो एक्सेलरेशन होगी ना उस फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल g, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या होता है ये, एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसकी एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करते हैं, और इसकी अर्थ के सरफेस पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी कैलकुलेशंस के लिए हम कई बार 10 भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये अर्थ के सरफेस के पास ही होती है, बाकी जगह पे वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। और ये g जो है ना वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है। तो कहीं इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे सकते हैं, एक हैवी बॉडी है और एक लाइटर, मैंने एक छोटा सा बॉडी लिया और एक बड़ा बॉडी लिया, दोनों को मैंने ड्रॉप करा है बिल्डिंग के टॉप से, दोनों का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स। मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करता है, बट मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा फिर ये कह रहा है, ये इस एक्सपेरिमेंट में वो कह रहा है कि अगर मैं फोर्स डबल कर देता तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट रहेगा। ये थोड़ी अब मैथ लगानी पड़ेगी मुझे। यहाँ ये कह रहा है कि F इज M है ना भाई, M को सेम रख रहा हूँ, तो अगर मैं फोर्स को डबल करता हूँ तो एक्सेलरेशन डबल हो जानी चाहिए थी। एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है वो, जो ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाना चाहिए था, लेकिन वो वैल्यू एक्चुअली डबल एग्जैक्टली होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में और फैक्टर्स कंसिडर नहीं करते। कुछ मेजरमेंट एरर्स भी तो हो सकते हैं, रैंडम एरर्स, पर्सनल एरर्स भी तो हो सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन के एरर्स भी हो सकते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं जो व्हील्स और सरफेस के बीच में रहा होगा एक्सपेरिमेंट में। बस ये है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ को आप एक और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोमेंटम की टर्म में। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपको वैसे एक बात बताऊं, आपकी जो नई एनसीईआरटी है ना उसमें कॉन्सेप्ट्स तो बहुत पहले से ज़्यादा आ गए हैं, कम शब्दों में इतना कुछ लिखा हुआ है। अब मोमेंटम एक ही लाइन में बता दिया, इस पर भी 10 मिनट लगा सकते हैं हम। चलिए, मोमेंटम होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोलें तो फोर्स के इम्पैक्ट के बारे में बताता है मोमेंटम। जैसे मैं आपको बोलूं, एक ट्रक, उसका सपोज 500 kg उसका वेट है, मास है ना, और एक और व्हीकल ले लो, साइकिल ले लो, वो सपोज 30 kg की है। अब ये मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। किससे एक्सीडेंट ज़्यादा डेंजरस होगा, ऑफ कोर्स ट्रक से। क्या फैक्टर से पता चला है आपको, क्या ऐसा था दोनों में डिफरेंट, क्या फिजिकल क्वांटिटी दोनों की आपको ये बता रही है कि किसका इम्पैक्ट ग्रेटर होगा, वो बता रही है मोमेंटम। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका होगा 5000 kg मीटर पर सेकेंड, और इसका होगा मोमेंटम 900 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, विच इज मच लार्जर, which is much smaller. ट्रक का मोमेंटम इज मच लार्जर देन द मोमेंटम ऑफ द साइकिल, तो ज़्यादा डेंजरस ऑफ कोर्स ही है। तो मोमेंटम है क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है
SI यूनिट मैंने देख ही लिया आपने, मास इंटू वेलोसिटी kg इंटू मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन मोमेंटम का वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है मोमेंटम का डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग होता है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को आप इसके फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे?